नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत सारा स्वागत है लोधे क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। चलिए शुरुआत करते हैं। बीए थर्ड ईयर में लोक प्रशासन का सेशन चल रहा था, जिसमें 17 लेक्चर अब तक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अगर नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पर आपको सारे लेक्चर क्रम से देखने के लिए मिल जाएंगे। और आज का सेशन होने जा रहा है लेक्चर नंबर 18, जिसमें हम बात करेंगे बजट पर। जी हाँ दोस्तों, बजट पर आज कंप्लीट डिस्कस करेंगे आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, है ना। मतलब कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं छूटेगा जो एग्जाम जाने की संभावना हो सकती हो और हमने डिस्कस ना किया हो, ऐसा नहीं होगा। तो बजट को तो समझेंगे ही समझेंगे, साथ ही साथ में उसके सभी उन तथ्यों पर भी नजर डालेंगे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इस सब के अलावा दोस्तों, अगर आप अन्य सब्जेक्ट में रुचि रखते हैं, अन्य सब्जेक्ट आपको देखना है, तो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा। यहाँ पर मेरे द्वारा 80 से ज़्यादा सब्जेक्ट अब तक यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड कर दिए गए हैं। आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और इसके अलावा कंप्लीट पीडीएफ कोर्स भी अगर आप परचेस करना चाहते हैं, तो बिल्कुल हमारे द्वारा तैयार किए गए इन नोट्स का पूरा पैकेज ले सकते हैं। 399 के सब्सक्रिप्शन अमाउंट पर आपको ऑल सब्जेक्ट के आईएमपी क्वेश्चन आंसर मिल जाते हैं। चलिए डायरेक्टली बढ़ते हैं। नंबर दिए गए, इस नंबर पर आप कॉन्टेक्ट करके ये कोर्स परचेस कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं अपने सेशन की। तो दोस्तों, सबसे पहले हमेशा की तरह हम बात कर लेते हैं आज के टेबल ऑफ कंटेंट की, कि इसमें आज के पूरे लेक्चर में हमें पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे आज के सेशन में बजट के अर्थ की, यानी एक बेसिक सा मीनिंग हम देखने वाले हैं। इसका एक जो है बेस तैयार करने वाले हैं पूरे सेशन का। तो बजट का अर्थ सबसे पहले हम समझेंगे। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 में हम बात करेंगे बजट के मुख्य घटक, कौन कौन से घटक हो सकते हैं, बजट के प्रकार क्या होंगे पॉइंट नंबर 3 में। पॉइंट में 4 में हम देखेंगे बुनियादी सिद्धांत कौन कौन से हैं। और फिर पॉइंट नंबर 5 में जो है हम बात करेंगे कि भारत में बजट कैसे बनाया जाता है, पूरी प्रोसेस को समझने वाले हैं। और पॉइंट नंबर 6 में बजट का महत्व डिस्कस करेंगे, जिसके साथ हमारा सेशन कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? तो ये 6 बिंदु हैं जिनके माध्यम से हमारा आज का सेशन चलने वाला है। तो आइए एक एक करके इन पर डिस्कस करना शुरू करते हैं। सबसे पहले लेते हैं बजट का अर्थ। बजट का बेसिक अर्थ क्या होता है उसको पहले समझ लीजिए, फिर हम क्लासेस की शुरुआत करेंगे। देखिए दोस्तों, अगर हम अर्थ की बात करें, बजट के अर्थ की, तो बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रांसीसी भाषा के शब्द बुगेट से हुई है। बुगेट से, ठीक है। सब लोग अपने-अपने अनुसार इसका शब्दों को पढ़ लेते हैं, वो एक अलग बात है, बट बुगेट, इसको सही प्रोनंसिएशन बुगेट होगा। तो बजट शब्द की अगर उत्पत्ति की बात करें, तो फ्रांसीसी भाषा का एक शब्द है बुगेट, इसी से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। और इस बुगेट का मतलब होता है चमड़े का थैला। क्या मतलब होता है? चमड़े का थैला, लेदर बैग, ठीक है ना। तो लोक प्रशासन में बजट का अर्थ केवल सरकार की कमाई और खर्च का हिसाब किताब ही नहीं है, बल्कि यह सरकार की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक नीतियों का एक कंप्लीट दस्तावेज होता है। क्या समझे इससे? बजट का मतलब, या बजट की अगर शाब्दिक अर्थ की बात करें, तो ये फ्रांसीसी शब्द बुगेट से आया है। और इस बुगेट का मतलब होता है चमड़े का थैला। और यहाँ पर साथियों, लोक प्रशासन में जब हम बजट के अर्थ की बात करते हैं, तो इसका मतलब सिर्फ कमाई या जो है खर्च से ही इसका मतलब नहीं होता सरकार में, बल्कि इसके अलावा सरकार जो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से या राजनीतिक रूप से कौन-कौन से कदम उठाने वाली है, उन सभी का दस्तावेज होता है एक बजट। इसका मतलब है कि सरकार आने वाले वित्तीय वर्ष, यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में कहाँ से पैसा कमाएगी, यानी राजस्व उठाएगी, और कहाँ पर खर्च करेगी, इसका पूरा अग्रिम लेखा-जोखा इस बजट, यानी इस चमड़े के थैले नामक बजट में होता है, इसका पूरा विवरण। ठीक है? तो एक वित्तीय वर्ष के लिए बजट का निर्माण किया जाता है, जो कि 1 अप्रैल से शुरू होकर के 31 मार्च तक चलता है। मुख्य परिभाषाओं की बात करें, तो यहाँ पर डिमोक महोदय ने भी अपनी परिभाषा दी। उन्होंने कहा बजट के बारे में कि बजट एक वित्तीय योजना है जो अतीत के वित्तीय अनुभवों का सार प्रस्तुत करती है। क्या कहा? अतीत के, यानी आने वाले वित्तीय वर्ष के वित्तीय अनुभवों का सार, यानी कितना राजस्व आएगा, कितना खर्च करना है, इसका एक अनुमान। और भविष्य के लिए, उसी अनुमान के आधार पर भविष्य के लिए योजनाएं बनाई जाती है। और उसी प्रकार से वाइल्ड वास्की महोदय के द्वारा भी एक परिभाषा दी गई है। कहा गया है कि बजट भविष्य के व्यय, यानी खर्चों या खर्चों का पूर्वावलोकन और वित्तीय साधनों का अनुमान होता है। दैट्स ऑल। तो ओवरऑल अगर स्थिति हम जांचें इस पूरी स्लाइड की, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसलिए साइड में हुआ हूं मैं। अगर ओवरऑल बात करें इस पूरे स्लाइड की, तो बजट का मतलब होता है कि सरकार का राजस्व कहाँ से आएगा, कितना आएगा,
या कितना आने की संभावना है और कितना कितना कहाँ कहाँ पर खर्च करेंगे, ये सिर्फ एक एस्टिमेट निकाला जाता है, एक संभावनाएं बनाई जाती हैं और उसी आधार पर सरकार फिर उस पर लेकर के सामाजिक रूप से, सामाजिक आधार पर या आर्थिक या राजनीतिक नीतियां तैयार करता है कि इस पैसे को कहाँ पर खर्च करना है, कितना कितना कहाँ कहाँ पर खर्च करना है। तो ये 1 साल के लिए जो है एक बजट को तैयार किया जाता है और हमेशा अग्रिम वर्ष के लिए ही तैयार होता है। याद रखिएगा। क्लियर है? इसके बाद में अब बात करने वाले हैं यहाँ पर बजट के मुख्य घटकों की। कौन-कौन से कंपोनेंट इसके हो सकते हैं बजट के। चलिए, तो इसमें 2 अलग-अलग भाग होते हैं, दोनों भाग को हम समझ लेंगे। प्रमुख जो कंपोनेंट होंगे 2 टाइप के होंगे इसमें। दोनों कौन-कौन से होने वाले देखिए, इस डायग्राम के माध्यम से आप और आसानी से इसको याद रख पाएँगे। बजट के 2 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है राजस्व बजट और एक होता है पूंजीगत बजट। ठीक है? राजस्व बजट जो कि दैनिक होगा या नियमित खर्च के लिए या नियमित आय के लिए होता है राजस्व बजट, जिसको हम रेवेन्यू बजट के नाम से भी जानते हैं। और एक होता है पूंजीगत बजट जो बड़े-बड़े जो निवेश होने हैं, है ना? उसके लिए। और अब जब बजट बड़े निवेश हैं, बड़ा बजट है, तो फिर काम भी बड़ा ही होगा, यानी कि उसमें जो लगने वाली राशि होगी वो भी बड़ी होगी, ज़्यादा ही होगी। ठीक है? चलिए, तो इन दोनों को यानी राजस्व बजट और पूंजीगत बजट दोनों को थोड़ा-सा और डिटेल में समझ लेते हैं ताकि हमारी और ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाए, क्लैरिटी आ जाए, है ना? चलिए एक-एक करके समझ लेते हैं। राजस्व बजट की बात करें पूरी स्लाइड को पहले ओपन कर लेते हैं ताकि पेन बार-बार ना लेना पड़े। देखिए, राजस्व बजट, रेवेन्यू बजट, इसमें जो सोर्सेज़ होता है आय का, रेवेन्यू जो रिसिप्ट होती है, कर के माध्यम से और गैर कर के माध्यम से, इसमें पैसा आता है। एक डायरेक्ट टैक्स होता है और एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है, नॉन टैक्स जिसको हम कहते हैं। ठीक है? तो 2 प्रकार से इसमें पैसा आता है। कैसे-कैसे आएगा वो सब बातें हम आगे चल करने वाले हैं। और खर्च की बात करें, खर्च की बात करें तो सरकार के दैनिक कामकाज पर जो खर्च होता है, जैसे सरकारी कर्मचारियों का वेतन हो जाता है, पेंशन हो जाती है या रक्षा का खर्च हो जाता है, ये सब कुछ। जो डेली खर्च होता है, रोज़ खर्च होता है, इसमें कोई संपत्ति नहीं बनती, ये ध्यान रखना आप विशेष रूप से। ये वो खर्च है, ये वो व्यय है, जिसके खर्च करने पर कोई संपत्ति नहीं बनती। उसे हम कहते हैं राजस्व बजट, यानी कि हमारे पूरे बजट का एक हिस्सा जो होता है ना, वो चला जाता है राजस्व बजट में, यानी कि जो दैनिक कामकाज होते हैं देश को संचालित करने के लिए, उस काम में खर्च करने के लिए जो बजट जो भाग होगा, वो बजट से निकाल लिया जाएगा। और एक अन्य भाग होता है, एक अन्य प्रकार का बजट होगा जो होता है पूंजीगत बजट, यानी कैपिटल बजट जिसे कहा जाता है। इसका जो रेवेन्यू होता है, जो आय होती है, वो सरकार द्वारा लिया गया ऋण या संपत्ति बेच करके मिला पैसा, इसमें शामिल किया जाता है। या तो सरकार ने कहीं से कर्ज लिया हो, ऋण लिया हो, या फिर सरकार ने कोई संपत्ति बेची है, जिसके बदले सरकार को पैसा मिला हो। यहाँ से इसकी आय इसको जोड़ा जाता है। और खर्च की बात करें, इसमें खर्च कहाँ पर होता है, तो नए हाईवे निर्माण बनाने पर, नए हाईवे बनाए जाएँगे, अस्पताल बनाए जाएँगे, स्कूल बनाए जाएँगे, रेलवे लाइन बिछाई जाएगी। इन पर जो खर्च किया जाता है वो स्थायी संपत्ति कहलाती है, याद रखिएगा, जिसको हम अंग्रेजी में असेट कहते हैं। ठीक है? तो स्थायी संपत्ति यानी पूंजीगत बजट में जो व्यय होता है, जो खर्च होता है, उसके माध्यम से देश में स्थायी संपत्ति का निर्माण होता है। लेकिन राजस्व बजट में जो खर्च होता है ऊपर वाले में, राजस्व बजट में, इसमें कोई स्थायी संपत्ति नहीं होती, बल्कि ये दैनिक कार्यों में किया गया खर्च होता है। ठीक है? दोनों का सोर्सेस, जो पेमेंट का, जो रेवेन्यू का सोर्सेस होता है, वो अलग-अलग होता है। अगर राजस्व बजट के रेवेन्यू की बात करें तो ये कहाँ से टैक्स या नॉन टैक्स से आता है। जबकि अगर हम पूंजीगत बजट की बात करें तो इसका सोर्सेस क्या है आय का? पैसे आने का, राजस्व आने का। इसका सोर्सेस है या तो सरकार ऋण लेती है या कोई संपत्ति बेचती है, तो ये पैसा इसमें इस बजट में डाल दिया जाता है और उस पैसे का खर्च भी उसी काम के लिए होगा, ठीक है? जो पहले से निर्धारित होगा। क्लियर है? यहाँ से जल्दी स्क्रीनशॉट ले लें इसका भी। इसके बाद में बजट के प्रकार पे ज़रा बात कर लेते हैं, बजट कितने प्रकार का हो सकता है? कितने-कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो 5-6 प्रकार यहाँ पर देखने को मिलेंगे आप लोगों को। और अभी हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात नहीं कर रहे हैं, अभी ऑल ओवर वर्ल्ड के जो है परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं कि बजट जो है, बजट का एक बेसिक फ़ॉर्मूला क्या होता है। और स्लाइड नंबर 5 में हम विशेष रूप से बात करेंगे कि भारत में जो बजट बनाया जाता है, उसकी प्रोसेस क्या है ना? तो चलिए, एक तो होता है पारंपरिक या मदवार बजट। इन सभी बजटों को याद रखना है आपको, ये मैं ऐड करके दे रहा हूँ, हर कोई नहीं बताएगा इनको। विशेषकर यूट्यूब क्लासेस पर तो कोई भी नहीं बताता है।
जब बजट की राइटली बात करोगे ना, तो आप सीधे भारत के बजट पर आप ला करके पटक देंगे वीडियो में। 10-15 मिनट का वीडियो आपको बन जाता है, उसमें देख लेते हैं और उसमें भारत का बजट तो ठीक है, बट जब एग्ज़ाम में जब प्रश्न आता है ना कि बजट के प्रकार बताइए, तो वहाँ पर ये नहीं लिखा होता है कि भारत में बनने वाले बजट के प्रकार बताइए। भई यहाँ तो बजट के प्रकार पूछा गया है, तो बजट पर एक जो है बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए, कि जो बेसिक बजट है, जो सभी पूरी दुनिया अपनाती है, उसके प्रकार कितने-कितने हो सकते हैं। तो अब जैसे कुछ कंट्री है वो पारंपरिक बजट को अपनाती होगी, मतवार बजट बनाती होगी अपने देश के लिए। बात समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से अलग-अलग टाइप के बजट होते हैं जो अलग-अलग देशों में लागू किए जाते हैं और कुछ जो है उनको कहीं पर मिश्रण रूप भी देखने को मिल जाता है। तो पारंपरिक बजट की अगर बात करें तो इसमें केवल ये देखा जाता है कि पैसा कहाँ और किस मद यानी आइटम पर खर्च हो रहा है। जैसे वेतन, बिजली बिजली का बिल यानी कहाँ से पैसा आया, जैसे वेतन से, सैलरी से पैसा आया और बिजली बिल पर खर्च हुआ या राशन में खर्च हुआ या कहाँ-कहाँ पर कितना-कितना पैसा खर्च हो रहा है। इसका उद्देश्य होता है वित्तीय नियंत्रण रखना, जिससे कि हेरा-फेरी ना हो पैसों की। ये हम रेगुलर लाइफ में अपने जो है व्यक्तिगत जीवन में भी इस प्रकार के बजट बनाया करते हैं, है ना? इस इसके अलावा एक अन्य टाइप होता है निष्पादन बजट के नाम से। क्या होता है? निष्पादन बजट। इसका मतलब होता है इसमें केवल खर्च नहीं देखा जाता बल्कि परिणाम भी देखा जाता है निष्पादन बजट में। कि पैसा आया और हमने खर्च किया। तो जहाँ से खर्च किया उसका परिणाम आउटपुट क्या निकला? क्या आउटपुट मिला उसका? उदाहरण के लिए अगर शिक्षा पर 100 करोड़ रुपए खर्च हुए, तो उससे कितने नए स्कूल बने और कितने बच्चों का दाखिला उसमें हुआ है। ये पूरा परिणाम उसमें जाँचा जाता है, पूरा परिणाम देखा जाता है। इसकी शॉर्ट है जल्दी से। इसके बाद में दोस्तों पॉइंट नंबर 3 में बात करते हैं। 3 और 4 में आपको पूरा ओपन 1 मिनट हाँ। इसके बाद में पॉइंट नंबर 3 और 4 2 प्रकार के बजट हो रहे हैं, याद रखिएगा। शून्य आधारित बजट एक होता है। शून्य आधारित बजट, इसके जनक पीटर पायर माने जाते हैं, पीटर पायर। इसमें पुराने वर्ष के खर्च के आधार पर, जो वर्ष चल रहा है या बीत गया, उसके आधार पर हर साल बजट शून्य से शुरू होता है, जो हर पुरानी व नई योजना के लिए नए सिरे से कारण बताना पड़ता है। यानी ऐसा नहीं है कि जो बजट हमने पिछले साल बनाया था उसी आधार पर बना लिया, मतलब उसी बजट को जो है फिर से आगे बढ़ा दिया, ऐसा नहीं होता है। बल्कि जो वर्ष, जैसे मान लेते हैं कि पिछले वर्ष में जो बजट था, उस बजट को आधार बना लेंगे और उसके आधार पर आने वाले साल के लिए बिल्कुल ज़ीरो से बजट की शुरुआत करेंगे। बिल्कुल ज़ीरो से। चाहे वो योजनाएँ हों, चाहे वो जो है आय हो, देश के राजस्व हो, प्रत्येक क्षेत्र में शुरू से विचार किया जाता है। ठीक है? तो यहाँ पुरानी योजनाएँ और नई योजनाओं के लिए नए सिरे से कारण बताना पड़ता है, तब जाकर ये बजट पास होता है। और एक होता है लैंगिक बजट, और इस बजट में महिलाओं के विकास, सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए अलग से संसाधनों का आवंटन करना होता है। ठीक है? लैंगिक बजट में जैसे महिलाओं को विशेष महत्व देना है इस साल, बच्चों को विशेष महत्व देना है, तो उनके सशक्तिकरण के लिए अलग से जो है फंड रिलीज़ किया जाता है। ये 4 टाइप के बजट मात्र आपको याद रखना है। चलिए अब बात करते हैं इसके अगले वाले पार्ट में, बजट के बुनियादी सिद्धांत की, प्रिंसिपल ऑफ बजटिंग। क्या-क्या इसके बुनियादी सिद्धांत तो हो सकते हैं? बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट अब आपका ये है जो एग्ज़ाम में कई बार पूछा भी गया है आप लोगों से। आइए, कुछ पर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, सामान्य भाषा में ही बात करेंगे, बहुत ज़्यादा जो है ऑफ़िशियल जाकर बात नहीं करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा जो है अ, ऐसी भाषा में बात नहीं करेंगे जो समझ ना आए या सर के ऊपर से निकल जाए। देखिए, बहुत आसान कॉन्सेप्ट अगर बहुत आसान करके लाया हूँ मैं यहाँ पर, आसानी से समझ आएगा आप लोगों को। बजट के बुनियादी सिद्धांत की बात करें तो पहला सिद्धांत तो यहाँ पर है वार्षिकता का सिद्धांत, वार्षिकता का। यानी बजट हमेशा एक निश्चित अवधि के लिए ही बनाया जाता है, यानी लगभग 1 साल के लिए। आमतौर तो यही है, आमतौर पर तो अगर किसी देश में 5 साल के लिए, 10 साल के लिए बजट बनाया जाता हो, वो एक अलग बात है। लेकिन आम तौर पर देश में लगभग सभी देश जो है, लगभग 1 साल के लिए ही बजट बनाते हैं, बजट का निर्माण करते हैं। और जो बजट सिर्फ़ 1 साल के लिए बनता हो, उस बजट का उसको किस सिद्धांत के अंतर्गत रखेंगे? वार्षिकता के सिद्धांत के अंतर्गत। जैसा नाम, वैसे ही इसकी डिटेल में आ रहा है। ठीक है? इसके अलावा अनुमानों का यथार्थवादी होना, अनुमानों का यथार्थवादी होना यानी एक्यूरेसी का आ जाना सिद्धांत में। यानी आय और खर्च के अनुमान सटीक होने चाहिए, अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर या घटाकर नहीं होना चाहिए उसमें।
तो जो भी बजट का निर्माण किया जा रहा है, जिस बजट का निर्माण किया जा रहा है, उसमें कितना पैसा आएगा और कितना खर्च होगा, वो जो अनुमान लगाया जाता है, वो थोड़ा सटीक होना चाहिए। थोड़ा बहुत आगे पीछे चलेगा, बट अत्यधिक नहीं होना चाहिए, है ना? इसके अलावा एकीकृत बजट की भी बात कर सकते हैं, कॉम्प्रहेंसिवनेस, यानी सरकार पूरी आय और खर्च एक ही बजट में दिखाए, है ना? एक ही बजट में। ऐसा नहीं है कि भई कुछ आय तो जो है 2, 4, 6 महीने की आय अभी दिखा दी, फिर अगले बजट में दिखा देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरे वर्ष भर का जब हमने वार्षिकता का सिद्धांत अपनाया है, तो पूरे साल भर का जो भी आय है, वो एक ही बजट में शो हो जाना चाहिए और जितने भी खर्चे 1 साल में होने वाले, वो सब एक बजट में शामिल हो जाना चाहिए। इसके अलावा संतुलन संतुलन का सिद्धांत, बैलेंस बजट जिसे कहा जाता है, तो आदर्श रूप से आय और व्यय बराबर होने चाहिए। हालाँकि विकासशील देशों में घाटे का बजट अधिक देखने को मिलता है, जो विकासशील देश है, वहाँ पर घाटे का बजट अधिकतर रूप से, यानी खर्च ज़्यादा निकाल देते हैं, आय कम होती है। ठीक है? तो ये होता है संतुलन का सिद्धांत, जिसमें खर्च और आय दोनों बराबर होनी चाहिए, लेकिन ऐसा विकासशील देशों के साथ में ऐसा नहीं होता है। विकसित राष्ट्र संतुलन का सिद्धांत ये अपनाते हैं, याद रखिएगा। इसके अलावा संसदीय स्वीकृति, तो बिना विधायिका या संसद की पूर्व अनुमति के सरकार न तो कोई कर लगा सकती है और ना ही पैसा खर्च कर सकती है। तो सरकार को जो है बजट किस लिए लाया जाता है? ताकि पैसे की आय व्यय के लिए संसद से जो है परमिशन ली जा सके, उसे संसद में पास कराया जा सके। जब तक संसद की अनुमति नहीं होगी, सरकार कोई पैसा न तो जनता से ले सकती है और ना ही खर्च कर सकती है। ठीक है ना? स्क्रीनशॉट हो गया आप लोगों का? चलिए अब ले लीजिए जिन्होंने नहीं लिया है। आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 5 में। भारत के बेस पर हम बात करेंगे, यानी भारत में बजट कैसे बनाया जाता है। तो ये एक विशेष रूप से जो है एक 6 चरणों में टैक्स का जो है बजट का निर्माण होता है। उसकी बात हम इस स्लाइड में करने वाले हैं विशेष रूप से, जहाँ से क्वेश्चन सेपरेटली बनेगा। अब ये अगर देखिए यहाँ से प्रश्न बनेगा ना आपका एग्जाम में, तो यहाँ स्पष्टता लिख के देगा कि भारत में बजट की प्रक्रिया क्या है, या भारत में बजट कैसे बनाया जाता है, आदि आदि, है ना? तो इस प्रकार से भारत शब्द जरूर जोड़ेगा। तो उस केस में फिर आपको इस टाइप से आंसर देना है, जिसे मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। तो साथियों, भारत में बजट बनाने का कार्य वित्त मंत्रालय के बजट विभाग के पास होता है। यानी डायरेक्टली आप कह सकते हैं कि वित्त मंत्रालय के पास इसका अधिकार होता है, ये कार्य इसको सौंपा जाता है। किसको? वित्त मंत्रालय को, बजट बनाने का, है ना? संसद में बजट पास होने के निम्नलिखित 6 चरण होते हैं। जब वित्त मंत्रालय के द्वारा बजट को बना लिया जाता है, उसके बाद में संसद में पास करवाने के लिए 6 चरणों से वित्त मंत्रालय को गुजरना होता है। कौन-कौन से 6 स्टेप होती है, कौन-कौन सी इस प्रक्रिया के अंतर्गत कौन-कौन से 6 चरण होते हैं, इस पर हम थोड़ी-सी चर्चा कर लें। देखिए, सबसे पहले तो संसद में उस बजट को प्रस्तुत किया जाएगा, यानी संसद में प्रस्तुतिकरण होगा बजट का। वित्त मंत्री के द्वारा लोकसभा में बजट भाषण और दस्तावेज प्रस्तुत करना, सबसे पहली प्रोसेस है ये। वित्त मंत्रालय क्या करेगा? वित्त मंत्रालय का जो मेन मंत्री होगा, वो लोकसभा में भाषण देगा बजट पर और दस्तावेज को जो है प्रस्तुत करेगा। बेसिक प्रक्रिया यही होती है। बेसिक प्रक्रिया यही होती है। ये मत बोलिएगा कि सर भारत में तो राष्ट्रपति के द्वारा बजट जो है प्रस्तुत किया जाता है। तो देखिए, वित्त मंत्री के ऊपर है, वो किसी को भी अधिकार दे सकता है फिर पेश करने का। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। तो वित्त मंत्री के द्वारा लोकसभा में बजट पर भाषण देगा कौन? वित्त मंत्री देगा, और संसद में या लोकसभा में जो है उस बजट को प्रस्तुत करेगा, दस्तावेज प्रस्तुत करेगा। उसके बाद में सामान्य चर्चा होगी, जनरल डिस्कशन होगा। संसद के दोनों सदनों में बजट के सिद्धांतों पर सामान्य बहस होती है, लोकसभा राज्यसभा दोनों में। उसके बाद विभागों के द्वारा जांच की जाती है इसकी। संसद स्थगित होती है और स्थायी समितियां विभिन्न मंत्रालयों की मांगों की सूक्ष्म जांच करती है। भाई कौन सा मंत्रालय कितनी बजट की मांग कर रहा है, उस सबकी पूरे मतलब बजट के हर एक कोने की जांच की जाती है। किसके द्वारा? स्थायी समितियों के द्वारा। उसके बाद में फिर अगला चरण आता है, चरण नंबर 4, स्टेप नंबर 4। उसमें अनुदानों की मांग पर मतदान किया जाता है। भाई कौन से काम के लिए कितना पैसा मांगा गया है, अब उसके लिए भी यहाँ पर जो है मतदान होगा लोकसभा में। तो केवल लोकसभा में यह प्रक्रिया होती है, याद रखिएगा इस बात को। राज्यसभा में नहीं होती है। अनुदानों की मांग पर मतदान कहां पर होता है? लोकसभा में। राज्यसभा में अगर होगा तो संभवतः वो पास होना थोड़ा और ज्यादा मुश्किल हो जाता
है ना? तो लोकसभा में ही जो है ये प्रक्रिया होगी कौन सी? मतदान वाली, जहां सांसद अलग-अलग मंत्रालयों के खर्च की मांगों पर वोट करते हैं। कौन से मंत्रालय का कितना खर्च होगा उस सब पर वोट किया जाता है। इसके अलावा इसके बाद में विनियोग विधेयक आता है, यानी सरकार को संचित निधि से पैसा निकालने का कानूनी अधिकार देने के लिए इसको पारित किया जाता है। अब ये पॉइंट भी ध्यान रखने योग्य है, कि विनियोग विधेयक क्यों लाया जाता है? एप्रोप्रिएशन बिल क्यों लाया जाता है? ताकि सरकार संचित निधि से खर्च करने के लिए पैसा निकाल सके। इसके लिए ये अधिकार सरकार को कहां से मिलता है? विनियोग विधेयक पारित होने के बाद ही मिलता है। उसके बाद में फिर आता है आपका वित्त विधेयक वाला आखिरी चरण, फाइनेंस बिल। सरकार को कर वसूली का अधिकार देने के लिए इसे पास किया जाता है। तो यहाँ दो बातें निकल कर के आ रही है, अगर आपने नोट किया है तो। देखिए, अगर सरकार को जनता से पैसा उठाना है टैक्स के माध्यम से या नॉन टैक्स के माध्यम से, तो वित्त विधेयक को पास करवाना होगा संसद में। और अगर खर्च करना है पैसे को, क्योंकि ये जो विधेयक जो पास पैसे आता है टैक्स के माध्यम से, ये पैसा सीधा चला जाएगा आपकी संचित निधि में, यानी देश के अकाउंट में। अब उस अकाउंट से खर्च करने के लिए सरकार को पैसा निकालना है, तो उसके लिए विनियोग विधेयक को पास करवाना पड़ेगा सरकार को संसद में। क्लियर है? तो ये 6 प्रोसेस होती है बजट को पास करवाने की भारतीय संसद में। इसके बाद में अंत में बात करने वाले थे बजट के महत्व की, सिग्निफिकेंस ऑफ बजट की। क्या महत्व हो सकता है इसका? तो आइए कुछ चंद लाइनों में इसको भी हम समझ लेते हैं। प्रशासनिक नियंत्रण का साधन, सबसे पहले तो प्रशासनिक नियंत्रण का साधन कैसे हो गया भाई ये? तो विधायिका बजट के माध्यम से कार्यपालिका और नौकरशाही पर वित्तीय नियंत्रण रखती है। कौन? विधायिका। अगर विधायिका पैसा निकाल कर के संचित निधि से कार्यपालिका को ना दे, यानी नौकरशाही को ना दे, तो क्या नौकरशाही ठीक से चल पाएगी? यानी एडमिनिस्ट्रेशन ठीक से काम कर पाएगा बिना सैलरी के? तो समाज सेवा तो वो करने वाले, है ना? तो इस आधार पर कह सकते हैं कि विधायिका बजट के माध्यम से लोक प्रशासन पर, यानी एडमिनिस्ट्रेशन पर, नौकरशाही पर जो है नियंत्रण रखती है, वित्तीय नियंत्रण रखती है। इसके अलावा सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का भी यंत्र इसी को माना जाता है, क्योंकि कर प्रणाली और जन कल्याणकारी योजनाओं, जैसे मुफ्त में राशन बांटना हो या छात्रवृत्ति देना हो, तो यहाँ पर जो है इन जन कल्याणकारी योजनाओं के जरिए समाज में आय की असमानता को कम किया जाता है। जिन लोगों में ज्यादा गरीबी का माहौल है, वहां पर राशन बांट दिया जाता है। जो छात्र पढ़ने में आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, उनको छात्रवृत्ति दे दी जाती है। क्यों दिया जाता है ये मुफ्त में? ताकि जो असमानता का स्तर है, कुछ लोग अमीर कुछ लोग गरीब, तो वो असमानता का स्तर कुछ हद तक समाप्त किया जा सके। इसके अलावा पारदर्शिता और जवाबदेही भी इसमें नजर आती है। दरअसल बजट से जनता को पता चलता है कि उनके कर का पैसा कहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। जब बजट बनाया जाता है, तो उस बजट को पूरा जो है जनता उसको देख कर के समझ सकती है कि भई इसमें जो हमारे द्वारा जो टैक्स लिए जा रहा है सरकार के द्वारा, वो पैसा कहाँ पर खर्च हो रहा है, पूरा लेखा-जोखा बजट में देखने को मिल जाता है। इसलिए पारदर्शिता इसमें बनी रहती है, जवाबदेहिता बनी रहती है सरकार की जनता के प्रति। क्लियर है? इसके अलावा दोस्तों सेशन कम यहीं पर कंप्लीट करते हैं, और हाँ, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग इसका। लेक्चर नंबर 19 में, यानी कल वाले सेशन में हम बात करेंगे लेखांकन और लेखा परीक्षण, है ना? अकाउंटिंग वगैरह, अकाउंटिंग और ऑडिटिंग कौन करता है, कैसे करता है, कहाँ पर होती है, क्यों करता है, क्या रीजन है, क्या विशेषताएं, क्या महत्व है, वो सारी बातें हम समझेंगे। लेकिन सारे कंटेंट जो जितना भी कंटेंट होगा वो होगा हमारे एग्जाम को नजर में रख करके। ठीक है? तो अभी तक जो भी सेशन हुए हैं उन सभी को कंप्लीट देखना चाहते हैं, तो उसके लिए चैनल के अंदर प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। उसके बाद चैनल के अंदर जाइए, तो वहां पर आपको प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सारे सब्जेक्ट क्रम से देखने को लिए मिल जाएंगे। आप जो सब्जेक्ट चाहे उस पर क्लिक कीजिए, क्रम से पढ़िए, सभी लेक्चरों को देखिए आप आराम से, है ना? 80 से ज्यादा सब्जेक्ट अब तक आ चुके हैं यूट्यूब इसी चैनल पर, इसी यूट्यूब चैनल पर। ठीक है? इसके अलावा कंप्लीट पीडीएफ कोर्स में आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूं, अब मैं फिर से एक बार बता रहा हूं। ये जो नोट्स होती है इसमें आईएमपी क्वेश्चन आंसर सम्मिलित होते हैं, यानी इन क्वेश्चन आंसरों के अलावा आपको अलग से कुछ भी नहीं पढ़ना होता। 399 के सब्सक्रिप्शन अमाउंट पर आपको ये नोट्स प्रोवाइड की जाती है। कंप्लीट पीडीएफ कोर्स होता है, सभी सब्जेक्ट शामिल होते हैं इसमें।
399 का सब्सक्रिप्शन है। इसके अलावा अगर आप में से किसी की श्रद्धा है कि सर हमको सिर्फ़ एक ही सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही हो, हमें एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है, तो आप एक सब्जेक्ट के लिए भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ₹99 का सब्सक्रिप्शन एक सब्जेक्ट के लिए है और ऑल सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो 399 का सब्सक्रिप्शन यहाँ पर अवेलेबल। इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या फिर इस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर के इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए। बाकी जानकारी आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी और इस सब के अलावा सबसे महत्वपूर्ण चीज़, अगर सेशन आपके लिए अच्छा लगा हो, आपको पसंद आया हो, तो सेशन को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके वो जितने भी दोस्त आपके हैं सब में शेयर कर दीजिए, या जो भी थर्ड ईयर वाले बच्चे हैं, ताकि उन तक भी सेशन पहुँच पाए। मिलेंगे कल वाले सेशन में इसी समय, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।